नरेंद्र मोदी, ये शब्द बोलते ही लोगों की भ्रकुटियां तन जाती हैं और प्रत्याशाओं का दौर शुरू हो जाता है। समर्थक अपने हिस्से का इंतजार करते हैं और विपक्षी अपने हिस्से का। क्या है नरेंद्र मोदी? एक अभिधा में बात करें तो देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, लगातार 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत दिलवाने वाले, स्पष्ट बहुमत दिलवाने वाले, और उसके पहले 2001 से 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहने वाले। 9 अक्टूबर से शुरू हुआ जो सफर था वो अभी तक कायम है। कई लोग कहते भी हैं कि हम देखना चाहेंगे कि अब नरेंद्र मोदी अगर कभी विपक्ष में आते हैं तो कैसे होंगे। और इस दौरान नरेंद्र मोदी के राजनीति, उनके क्रियाकलापों पर लगातार बातचीत भी होती रहती है, पंचनामा भी भरा जाता रहता है। इन सब के बीच एक पहलू है जिस पर कम गौर किया जाता है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले संघ के प्रचारक थे। तब उनका रोल क्या था? जब वो गुजरात में 1987 में औपचारिक रूप से भाजपा के संगठन मंत्री बने तो 1987 से लेकर 1995 तक का दौर, वो तैयारियां कैसी थी। और उसके बाद जब शंकर सिंह वाघेला खजुराहो में डेरा डालते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की समझाइश पर अपनी बगावत को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर देते हैं, नरेंद्र मोदी का निष्कासन एक शर्त होती है जो रखी जाती है केशु भाई पटेल के इस्तीफे के अलावा। उसके बाद जो दिल्ली का लेग शुरू होता है नरेंद्र मोदी का, वो क्या है? जब वो कभी हिमाचल, कभी हरियाणा, कभी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के प्रभारी होते हैं और फिर संगठन महासचिव बनते हैं, जो भाजपा में एक महत्वपूर्ण पद था और जिस पर पहले लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदर सिंह भंडारी जैसे लोग रहे थे। तो कई लोगों की दिलचस्पी है कि ये जो 2014 के बाद की भाजपा दिखती है, क्या इसकी तैयारी 15, 20, 25 बरस पहले ही शुरू हो गई थी तमाम प्रयोगों के रूप में? अगर और इसको मैं किस्सा गोई की शैली में कहूं तो अमरेली में रजिस्टर पे वो कौन सा प्रयोग हुआ था जो बाद के वर्षों में दिखा? गिर के जंगलों में वो कौन सा मंथन हुआ था जो बाद के वर्षों में दिखा? और जब बाद के बरस कह रहा हूं तो दशकों के अंतराल की बात कर रहा हूं। और वो कौन सी मानव त्रासदी थी, बांध के टूटने की, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी जिसने संगठक नरेंद्र मोदी को शुरुआती सबक दिए। इन सब के बारे में एक आलोचनात्मक दृष्टि के साथ बातचीत करने की जरूरत है और इस बातचीत का संदर्भ दिया है एक किताब ने। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये किताब वाला का एक नया एपिसोड है और इस हफ्ते की किताब है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी। इसे अजय सिंह ने लिखा है। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3 दशक से ज्यादा का रिपोर्टिंग का अनुभव है और फिल वक्त जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब वाला में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से शुरू करते हैं। मोरबी में 1978 में मेरे ख्याल से वो बांध टूटा। 78 की बात है। और आपने जो हमारे जैसे राजनीति के विद्यार्थी हैं उनकी सहूलियत के लिए उस ज़रूरी किताब का भी जिक्र किया। नो वन हैड अ टंग टू स्पीक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वन ऑफ हिस्ट्रीज डेडलीस्ट फ्लड्स, उत्पल संदेशरा और टॉम वुटन की किताब। इस हादसे के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इसकी ग्रेविटी, आपने बातचीत शुरू होने के पहले कहा कि बिगेस्ट डिजास्टर ह्यूमन हिस्ट्री का अगर आप कहें तो डैम डिसास्टर इतना भयावह और कोई नहीं है दूसरा। पर ये मेरे लिए नई जानकारी थी किताब पढ़ने के क्रम में कि नरेंद्र मोदी इससे कैसे जुड़े थे। आप दर्शकों को वो बताइए। देखिए, ये जब किताब हमने लिखना स्टार्ट किया तो हमने करीब 100 लोगों से बात की थी। वो लोग जो इनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं अलग अलग दौर में और पार्टी बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, बिल्डिंग के रूप में। तो उसमें ये पता चला कि मोरबी डैम का जब ये हुआ तो ये साउथ इंडिया में थे और प्रचारक थे उन दिनों संघ के। हाँ, संघ के। तो इनको जब पता चला तो ये वहाँ से लौट के आए और लौट के आके इन्होंने वहाँ पे इनिशिएट किया रिहैबिलिटेशन का काम। और रिहैबिलिटेशन का काम जिस एरिया में इन लोग ने लिया था वो सबसे अच्छा लोग आज तक बोलते हैं वहाँ के कि बहुत ही अच्छा काम किया था। और बेसिकली क्या इस स्थिति ये थी कि गुजरात में आरएसएस
कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था उसका, या इस तरह से कहिए कि एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ना संघ की थी ना भाजपा तो नहीं थी, बीजेएस थी, बल्कि यूँ कहिए तो उस समय तो बीजेएस भी मर्ज हो गया था जनता पार्टी मूवमेंट में। तो कोई बहुत वाइड एक्सेप्टेबिलिटी उस समय इतनी वाइडर नहीं थी, लेकिन जिस तरह से काम हुआ वो लोग बताते हैं कि बड़ा अद्भुत था, और वो एक सर्टेन एरियाज में लिया गया था। तो उसमें सर हुआ क्या था? बांध में दरार आ गई थी। हाँ, बांध, ये नो वन हैड ए टंग, ये जो किताब है इसमें बहुत डिटेल्ड में है, और उसमें ये बताया है, या अदरवाइज भी लोगों ने बताया है, कि वो मैन मेड था डिसास्टर, इनके समझ में ही नहीं आया, और वो पूरा का पूरा बांध बह गया था। और उन दिनों केशुभाई पटेल इरिगेशन मिनिस्टर थे, वो वहाँ तक जा नहीं पाए थे, और जब इन लोग ने अटेम्प्ट किया जाने का, उसके पहले पूरा का पूरा एरिया बांध हट गया वहाँ से, और उसके बाद पूरा पानी आ गया, इनंडेट हो गया था। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत लोग बेघर हुए, और हज़ारों लोगों की डेथ हुई। 25,000 लोग, हाँ। तो वो जब पता चला तो उसमें यही कहा गया कि ये मैन मेड था, मतलब ये लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाए, इंजीनियर्स एंटिसिपेट नहीं कर पाए, और उसके बाद वो हो गया। लेकिन जब हो गया तो उसके बाद तो जो और काम होता है वो सब होने लगा। उसमें जो इनका काम था वो सबसे अच्छा माना गया था, और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पता चली कि ये पॉपुलेशन मिक्स था। पॉपुलेशन कोई ऐसा नहीं था कि हिंदू ओरिएंटेड काम था, मतलब लोगों के शायद माइंड में ये हो सकता है कि आरएसएस ने किया, या उस समय तो ये आरएसएस में थे, तो ऐसा नहीं था, वो मिक्स था। और वो एरिया अच्छे ढंग से उसको किया गया, और उसके बाद फिर वहाँ से एक हमने उठाया था कि यात्रा अगर आपको देखनी है तो वहाँ से देखिए, और वहाँ से लोग क्या क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे, तो वहाँ से हमने उठाया था। अगर आपके घर में किसी भी किस्म की टाइल लगी है तो बहुत प्रायिकता है, बहुत संभावना है कि वो टाइल जिस जगह का हम जिक्र कर रहे हैं, मोरबी, वहाँ की बनी हो। अगर आप गुजरात के नक्शे को देखेंगे और उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक नामकरण पर जाएंगे तो आपको सौराष्ट्र का इलाका नज़र आएगा। जब आप अहमदाबाद और गांधीनगर से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले सुरेंद्र नगर ज़िला पड़ता है, और उसके बाद आप काठियावाड़ तक पहुंचते हैं, यानी जो पोरबंदर द्वारकावारी बेल्ट है। जब आप सुरेंद्र नगर से नीचे देखेंगे या राजकोट से आप ऊपर की तरफ देखेंगे नक्शे में, तो आपको ये मोरबी जगह नज़र आती है, जिसके बाद फिर कच्छ का इलाका शुरू हो जाता है। वहाँ पर सेरेमिक का, टाइल्स का बहुत बड़ा काम होता है, और वहाँ पर ये बांध की त्रासदी हुई थी। अब देखिए, थोड़ा सा जंप मारते हैं यहाँ से। केशुभाई पटेल इरिगेशन मिनिस्टर, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, बाबू भाई जसभाई पटेल की सरकार, इमरजेंसी के बाद का दौर, और प्रचारक नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। अब आ गए 2001 में, अर्थक्वेक के बाद का समय है। केशुभाई पटेल दूसरी दफा मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। 1995 में बने, बाघेला का विरोध, सुरेश मेहता आए, सुरेश मेहता के बाद बाघेला आए, दिलीप आए, सब आए, फिर चुनाव हुए, फिर केशुभाई पटेल बने। जिला पंचायत में सारी सीटें भाजपा हार जाती है, नगर निकाय में बुरी तरह हारती है। जो राजकोट ये हारे नहीं थे कब से, वो भी हार जाते हैं, और अर्थक्वेक आता है। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी में अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, दिल्ली में संगठन महासचिव हो गए हैं, बार बार ये कहते हैं कि मुझे वहां जाने दीजिए राहत और बचाव कार्य के लिए, लेकिन अटल आडवाणी नहीं भेजते हैं। केशुभाई का विरोध है, एक राहत कार्य वो, एक राहत कार्य, और भेजते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री बनाकर भेजते हैं। तब क्या हुआ था सर? तब तो आप मेरे ख्याल से दिल्ली में ही रिपोर्टिंग कर रहे थे। जी, हमें याद है, और मैं गया भी था उस अर्थक्वेक में, मैंने वहाँ जाके रिपोर्टिंग भी की थी, और मैंने वो जो वहाँ काम हो रहा था वो भी देखा था। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं भेजते हैं, ये गए थे जब पार्टी में ये थे यहाँ पे, उसके बाद भी ये इमीडिएट जैसे ही अर्थक्वेक हुआ उसके बाद गए थे, और वहाँ पे भी रिलीफ का काम इन्होंने किया था एक सर्टेन एरिया में। लेकिन इतना ज़रूर था कि उस समय स्टेट से चूँकि बहुत सपोर्ट नहीं था, तो रिलीफ का ऑपरेशन जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हुआ।
कहीं ना कहीं रिलीफ ऑपरेशन में केशु भाई के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक आक्रोश था, वो दिखाई दे रहा था वहाँ। जब मैं गया तो वो भी दिखाई दिया, और एक हद तक ये दिखाई दिया कि केशु भाई का जो चार्म था वो रह नहीं गया है, जो कि बाद में जो आपके इलेक्शंस हुए उसमें दिखाई दिया। तो वो संदर्भ था जिसमें कि उनको फिर हटाया गया, और 2001 में ये गए मुख्यमंत्री बन के। और 2001 में जब मुख्यमंत्री बन के गए थे तो आपको याद होगा कि कच्छ का रिलीफ ऑपरेशन ही फर्स्ट प्रायोरिटी थी। प्रायोरिटी के अगर उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जाते ही अगर कोई काम पे फोकस हुआ है तो वो यही था, और फिर वो काम बहुत अच्छा हुआ। हमारे ख्याल से 2001 और 2-3 तक कच्छ, जब मैं दोबारा गया था इलेक्शन में देखने, तो जो कच्छ में देख के आया था, जो भुज और अंजार और ये जो जगह हम देख के आए थे, पूरा रिबिल्ड हो गया था। पूरा लग ही नहीं रहा था कि मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे ये इतना हमने देखा था इस स्तर का, कि जहाँ एक बिल्डिंग हमें साबुत दिखाई नहीं देती थी, ऐसा लगता था कि पूरा नीचे चली गई। ये बताइए, आप तो बीजेपी एक्टिवली कवर कर रहे थे, यही नरेंद्र मोदी, यही केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला, शंकर सिंह वाघेला की यह शिकायत थी कि संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल, नेता प्रतिपक्ष का साथ दिया, प्रदेश अध्यक्ष का साथ नहीं दिया, मैं सीएम नहीं बन पाया। और वही केशुभाई पटेल फिर नरेंद्र मोदी की आमद से दुखी थे, नाराज थे। ये समीकरण कैसे बदल गए? देखिए, राजनीति में कोई इस तरह का तो होता नहीं है कि आप हर समय एक साथ ही रहते हों, और राजनीति में अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और अपने अपने असेसमेंट भी होते हैं, लोगों के असेसमेंट होते हैं। आपको हो सकता है ये लगे कि ये जो आदमी है जो मेरे साथ 10 साल पहले था वो अभी ठीक नहीं है। तो राजनीति में कोई चीज़ को आप इस ढंग से नहीं देख सकते हैं कि अगर कोई संबंध थे तो वो राजनीति में लॉन्गेविटी में ट्रांसलेट होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम नहीं देखते हैं, कोई खास घटना या कोई चीज़ नहीं। वो तो लगातार घटनाएं रही ना। अगर आप 2001 के पहले की घटना देखें, 95 के पहले की जी, और 95 के साथ की, तब अगर आप देखें तो आपको साफ समझ में आएगा कि जब इनका एग्जाइल हुआ तो स्टेट में तो फिर रह नहीं गए थे, स्टेट के बाहर ही थे आप। हिमाचल में थे, हरियाणा में थे, एमपी में थे, लेकिन अपने होम स्टेट में नहीं थे। होम स्टेट में ब्रीफली आप गए थे जब इलेक्शंस हो रहे थे। अच्छा, हाँ, ब्रीफली गए थे, ब्रीफली इनका जाना हुआ था। 2001 के जो पहले वाला इलेक्शन था, 98 वाला, उसमें गए थे। अच्छा, तो अदरवाइज तो गए नहीं। तो आप स्टेट से तो अलग हो ही चुके थे, और स्टेट से अलग जब आप हो चुके हैं तो इंटरनल जो डायनामिक्स होती है वो अलग होती है। तो उसमें केशु भाई और इनके संबंध कोई बहुत उस तरह के नहीं रह गए थे जिसमें ये लगे कि केशु भाई चाहते हो। अच्छा, कोई भी सीएम है, अगर उसको हटाया जाएगा तो उसको हो सकता है कि ये लगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट था उसको, चूंकि चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में उसको देखना चाहिए। तो हमारा जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, उस समय चूंकि हम रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये सत्ता की दावेदारी के लिए उनका संघ से भाजपा में आना जरूरी था, क्योंकि संघ की दृष्टि में तो आप हमेशा संगठन का ही कार्य करते हैं और चुनाव में सहयोग कर सकते हैं वो सब। आज की तारीख में जब नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है तो इस बात को अलग से रेखांकित किया जाता है, खास तौर पर वो सारे ऑब्जर्वर्स, वो सारे कॉलमिस्ट, कि अटल बिहारी की सरकार के दौरान हर चौथे दिन सुर्खी बनती थी, अटल बिहारी और आरएसएस के उस समय के सरसंघचालक सुदर्शन के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। दत्तोपंत ठेंगड़ी के भी लगातार बयान आते थे और इनके माथे पर शिकन होती रहती थी। रात में संदेशा आता था, जसवंत सिंह का नाम कैबिनेट से कट जाता था, प्रमोद महाजन भी शपथ नहीं ले पाते थे, ये सब होता था। अब हमें उस तरह का रिफ्ट प्रकट में नहीं दिखता है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच कोई रिफ्ट हो। अंदर खाने ये सब आती रहती हैं बातें हैं कि 2017 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा को चाहते थे, आरएसएस ने वीटो कर दिया कि
योगी आदित्यनाथ या इस तरह के कुछ और फैसले, या रामनाथ कोविंद के नाम पर बहुत चर्चा नहीं हुई, ये सब चीजें। तो इनकी जो शुरुआती ट्रेनिंग थी समन्वय की, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के तौर पर भी बड़ा जोर देते थे, और फाइनली जब इन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला को प्रेसिडेंट बनवा लिया, तब वो हुआ कि सरकार और संगठन सम पर चल रहे हैं और संघ भी उसी सम पे चल रहा है। मुख्यमंत्री के दौर में इन्होंने विरोध भी झेले, पर इन सबसे पहले जो खेडूत का आंदोलन था, जो दत्तोपंत ठेंगड़ी के नेतृत्व में था, और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी का एक बड़े राजनीतिक प्रदर्शन के आयोजनकर्ता के तौर पर वो पहला अनुभव भी था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, वो राजस्थान और गुजरात के फार्मर्स थे, जीरा फार्मर्स जी। तो जीरा फार्मर्स को क्या था कि फ्री एक दूसरे इंटर स्टेट सामान अपना ले जाने का अप्रूवल नहीं था। तो ये उस पे मूवमेंट था कि अगर आप यहाँ से गुजरात से अगर राजस्थान लेके जाते हैं जी, तो प्राइस आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये उस पे था। दत्तोपंत ठेंगड़ी आरएसएस के और भारतीय मजदूर संघ के फाउंडर रहे हैं। किसान संघ भी लीड करते थे, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ। मजदूर संघ। और ऑर्गेनाइजर में कहा जाता है कि उतना एबल ऑर्गेनाइजर बहुत कम रहे हैं, तो उनके साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे और वो लीड कर रहे थे इसको। राजस्थान से माथुर जी हैं, ओम माथुर, आपने नाम सुना होगा। ओम माथुर उस समय भाजपा के चुनावी उसमें आए हैं। तो ओम माथुर लीड कर रहे थे वहां से। तो ये लोग लीड कर रहे थे। उसमें ये हुआ कि इसको कैसे लेके आगे चला जाए। 2 अक्टूबर जानबूझ के दिन रखा गया। 2 अक्टूबर का एक सिंबल है, गांधी जी का जन्मदिन है और गांधी जी से एक एसोसिएशन है। तो एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन लोग ने अटेम्प्ट किया अहमदाबाद में और वो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन पे फायरिंग हो गई। फायरिंग हुई तो कुछ लोग की डेथ हुई और जब डेथ हुई तो उसमें देखिए संगठक की भूमिका इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो फार्मर्स आए थे उनको सेफली अपनी जगह पहुंचाना और जिनकी डेथ हुई थी उनकी फैमिली को जाके बोलना कि आपका ख्याल हम रखेंगे। वो पहला एक यूं कहिए कि 75 के बाद मूवमेंट ऐसा था जो बीजेपी या आरएसएस का अपना था। उसमें कोई और लोग नहीं आए थे। आरएसएस का एक तरह से अपना था, ऑर्गेनिक मूवमेंट था और वो मूवमेंट जो था उसने फार्मर्स के साथ इनको जोड़ा। और बीजेपी के ऊपर जो एक शहरी ठप्पा लगा होता था शहरी इलाकों की पार्टी का, वो बिल्कुल खत्म। ये पहली बार घुस पाए ग्रामीण इलाकों में प्रभावी ढंग से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ये हुआ कि आपका इन्फ्लुएंस जो था उस एरिया में चला गया जहां इन्फ्लुएंस नहीं था। तो इस तरह से ये मूवमेंट हुआ और उसमें इनका जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन पे जब लिख रहे थे तो ये वाला इंसिडेंट उठाया। इसमें कई लोग से बात की थी तो पता चला कि ऐसे हुआ था। तो एक तो जब हम लोग राजनीतिक आयोजनों को देखते हैं तो इस तरह की बड़ी रैलियां होती हैं। दूसरा, बीजेपी के बिल्ड होने में यात्राओं का बड़ा रोल रहा है। एक यात्रा जिस पर खूब बात होती है जो आडवाणी जी ने निकाली थी सोमनाथ से, और फिर वो बिहार में गिरफ्तार हुए थे, जिसके ये गुजरात लेग के प्रभारी थे। उस पर मैं आऊँगा, पर आपने किताब की बिल्कुल शुरुआत में अपने एक निजी अनुभव के हवाले से लिखा है। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो एकांता यात्रा निकालते हैं जिसके पूरे देश में संयोजक होते हैं नरेंद्र मोदी। वो वैन की सुरक्षा का क्या हिसाब किताब था? नहीं, वो एक वहाँ पे हमारे एक जानने वाले आईपीएस ऑफिसर थे यूपी में जी, और 2 लोग थे, एक एसपी थे, एक डीआईजी थे। तो ये लोग इनका जॉब था कि यूपी लेग को स्कॉट करके वो सेफली बाहर ले जाए। तब कल्याण सिंह की सरकार थी, कल्याण सिंह जी थे उस समय। तो वो उनको दिक्कत ये हो रही थी कि जब वो लौट के आए तो उन्होंने कहा कि भाई अजीब अरेंजमेंट था कि हमारी पुलिस की वैन जो थी उसका ड्यूटी था कि जहां डॉक्टर जोशी चल रहे हैं उनके पीछे पीछे रहें, लेकिन हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके जो लोग थे वो इतने ट्रेंड थे कि वो वैन लेके
और हमारे सामने आ जाते थे और हम लोग कुछ ब्लॉकिंग द अप्रोच वे, और ऐसा इफेक्टिवली ब्लॉक करते थे कि कोई आ ही नहीं पाता था। दूसरा उन्होंने एक चीज़ बताई कि सबसे बड़ी बात थी कि इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करते थे उसमें कैसेट रिकॉर्डेड वो थ्रो करते थे, दूसरा कैच करता था। और ये नहीं समझ में आया थोड़ा। क्या होता था कि जैसे इनको कोई इंफॉर्मेशन देनी है और कार जा रही है दो, तो पूरा काफिला जा रहा है और आपको जैसे कोई इंफॉर्मेशन देना है पूरे ट्रूप तो को। उस जमाने में ये फोन तो आया नहीं था कि आपने भेज दिया और अगले ने खोल लिया, इस ढंग से था नहीं। तो कैसेट में रिकॉर्ड करके आपने दिया कि देखो अगला जो है उसमें ये काम और करने हैं या ऐसे ऐसे करना है, तो रिकॉर्डेड मैसेज इशारा किया जाता था और दूसरा वैन आता था, उसको फेंका जाता था, वो ले लेता था, वो सुन लेता था। तो उन्होंने आके बताया कि साहब इतना एफिशिएंट हमने तो अरेंजमेंट देखा नहीं, और नाम के रूप में इनका नाम लिया। तो जब नाम लिया उस समय तो मैं जानता नहीं था, उस समय मतलब नाम सुना था, नाम जानता था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि कौन है क्या है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट हमने लिखा कि उस आईपीएस ऑफिसर ने और दोनों आईपीएस ऑफिसर्स ने हमसे आके जब बताया कि साहब अजीब अरेंजमेंट था, ये तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब हम लोग का काम है तो हमें जाने दीजिए, तब उन्होंने अरेंज किया कि नहीं ये इनका काम है तो ये लोग रहेंगे पीछे। कह रहे थे कि उसके बाद हम स्मूथली उनके साथ साथ गए, लेकिन जब तक हम लोग ने बताया नहीं था कि हम सिक्योरिटी के लिए हैं और हम ये सोच रहे थे कि सिक्योरिटी में हम चले जाएंगे, तब तक हम वैन के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। तो वो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें हमने ये लिखा, और उसके बाद हमारी भेंट हुई। तो जब भेंट हुई तो कब मिले आप पहली मर्तबा? 95 की बात है, संसद के गलियारे में। संसद में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था और मैं पायनियर अखबार में था, तो हमें असाइनमेंट मिला था तो हम अपना काम कर रहे थे। तब तक हमने देखा आते हुए तो पार्लियामेंट के कॉरिडोर में। हाँ, वो जैसे होता है लोग अटेंड करने आते हैं, दोपहर के बाद की बात है। तो जैसे ही हमने देखा तो जैसे अखबार में होता है, मतलब अखबार के लोग करते हैं, वैसे ही हम भी गए और हमने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि मैं अजय सिंह हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। तो कोई स्टोरी थी मेरी जिसको उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा अच्छा आपने वो लिखा था, तो हमने कहा हाँ। फिर बैठ के हम लोग बात करने लगे, वहाँ से शुरू हुआ। और फिर उसके बाद तो खैर चूँकि हम वही बीट करते थे और लोगों से मिलते ही थे, तो फिर भेंट होता रहा। फिर इस किताब के सिलसिले में उनसे बात हुई? जी, कई बार बात हुई। आपने कब विचार किया इस किताब को लिखने का? 2017 में मैं फर्स्ट पोस्ट में था उस वक्त, और दरअसल हम एक मायरन वेनर हैं, कांग्रेस की उनकी है बुक। आपने आखिरी अध्याय के पहले पन्ने पर जिक्र किया है, बहुत दिलचस्प थ्योरी है वो। जी, उन्होंने लिखा है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती हैं जी। और उनका थ्योरी ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हम लोग ये समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति आता है और उसकी वजह से हो जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो बनती हैं वो वैसे ही बनती हैं जैसे आर्मीज बनती हैं, जैसे अफसरशाही बनती है। तो आप वो साइंटिफिक होता है, मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि आपको ये लगता है कि कोई एक आदमी आया और उसने, ऐसा भी हुआ है लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है। तो हम उनकी किताब पढ़ रहे थे और फिर हमें बीजेपी हमारे आँख के सामने, जिस बीजेपी को हमें लगता था कि नॉर्थ के बियॉन्ड, यानी साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट तो अनइमेजिनेबल था, ईस्टर्न इंडिया में भी बिहार के कुछ पॉकेट्स छोड़ के लगता था कि बियॉन्ड इसके कहाँ जा पाएगा। लेकिन मेरे आँख के सामने सामने जब ये फैला तब हमें लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे एक एनालिसिस होना चाहिए, और हमें लगता था कि शायद इस पे बड़ी अच्छी किताबें लिखी गई हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ढंग से किताबें नहीं लिखी गई हैं। तो हमें लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और प्राइम मिनिस्टर का उसमें रोल, उन्होंने क्या रोल किया है, इस पे एक अगर फोकस्ड अप्रोच हो तो अच्छा रहेगा। तो 17 में हमने शुरू किया था और उसमें काफ़ी इंटरव्यूज़ हमने किए, काफ़ी लोगों से बात की,
और उसके बाद काफ़ी कुछ स्कॉलर्स, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, सबसे बात किया। इवन वो लोग जो कि टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और जो एसोसिएटेड रहे हैं, उनसे लेके ड्राइवर तक, कि आखिर क्या था, क्या चीज़ें थी, कैसे हम वो चीज़ें उठा पाएँ। तो काफ़ी लोगों से बात किया जो बहुत बेसिक उसमें भी साथ रहे हैं, और उनसे बात करके फिर हमने जब उसको, जैसे आपने उन आईएएस ऑफिसर से बात की जब ये कैलाश मानसरोवर पे गए और उनको पता भी नहीं था कि ये बीजेपी के लीडर हैं कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। वो बोल रहे थे कि मैं एथेइस्ट था, उन्होंने हमसे बताया। अब अभी हैं वो, और काफ़ी अच्छे स्टेट ऑफ हेल्थ में हैं, और उन्होंने हमसे बताया कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये कोई नेता हैं। भगवा चोला पहने हुए थे। हाँ, भगवा पहने हुए थे, कोई नेता है, मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था। और दूसरा, उन्होंने जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमने लिखा है बुक में, कि वो एथेइस्ट थे और बाकी लोग सब भगवान को मानने वाले थे। कह रहे थे एक इंस्टांस ऐसा नहीं हुआ जबकि उन्होंने ये अटेम्प्ट किया हो कि हमारा भगवान का नास्तिक होना, उन्होंने हमें अटेम्प्ट किया हो कि हम चेंज हो जाए। कह रहे थे वो जानते थे कि हम जो हैं वो हैं, और उसी में वो एक्सेप्ट करते थे। तो जब लौट के आए और लौट के बहुत दिन बाद उनको पता चला कि ये बीजेपी के नेता हैं, तो उन्होंने हमको 25-26 लोगों का दल जाता है क्या? जी, 25-26, और उसमें एक आदमी इस आईएएस या कोई आईएफएस या कोई इस तरह साथ में लाइजनिंग के लिए साथ में होता है। वो चीन की तरफ से दाखिल होते हैं। जी, चीन की तरफ से दाखिल होते हैं, और उसमें पूरा ये लोग लेके जाते हैं टूर में। और उसमें शायद कोई उस समय 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त भी इन लोगों ने वहाँ पे मनाया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो तो ये दरअसल कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक ऐसी थी जिसमें कि बहुत अलग अलग ढंग के लोग आते हैं। उनको लीड करना या उनको लीड, वो इनका जो कहना था वो ये था कि कोई उसमें लीड रोल में होता नहीं है, लेकिन ये अपने आप नेता बन गए थे, उसके यही लीड कर रहे थे। और हम लोग भी इन्हीं से पूछते थे कि अच्छा ऐसे करें और ऐसे चलें, तो वो अपना बोलते थे। लेकिन लीडरशिप ऐसी वो नहीं थी, जैसे मतलब ऐसा नहीं था कि हमारी ही बात मानो। तो ये उन्होंने बताया, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इनपुट था इस बुक के लिए। बाकी राजनीतिक यात्राओं की तो खूब बात होती है जो उन्होंने गुजरात में निकाली है, देश में जिन यात्राओं का। हाँ, कैलाश मानसरोवर की नहीं होती, नितांत निजी आध्यात्मिक यात्रा। जी जी। अच्छा, तो आपने किताब का विचार किया, आप तमाम लोगों से मिले, फिर प्रधानमंत्री के साथ खूब मुलाकातें हुई या एक ही? नहीं, खूब तो संभव नहीं होता है, क्योंकि देखिए, एक तो कोई एक दिन की ये बात थी नहीं, हम इतने दिन से देख रहे थे और कई भेंट होती रही है पहले भी। तो एक तो उसका बैंक मेरे पास था ही, लेकिन बुक के लिए जितना भी हमें ज़रूरत पड़ा, जब हमें लगा कि हमें कोई चीज़ पूछनी है या कोई चीज़ हमें जाननी है कि उस समय क्या हुआ था, तो वो जब भी हमने कहा उस समय हम मिले और बात किया, तो एडिक्वेट टाइम मिला। लेकिन ऑफ कोर्स पीएम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम, तो कोई स्पेसिफिक घटना जो उन्होंने बताई हो जो आपके लिए बिल्कुल नई हो? बिल्कुल, जैसे अमरेली का वो रजिस्टर का प्रसंग है। अमरेली का रजिस्टर का प्रसंग तो उन्होंने नहीं बताया था। अच्छा, पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया। पुरुषोत्तम रूपाला जी थे, वो बता रहे थे कि पुरुषोत्तम रूपाला वहाँ पे थे और ये लोग गए, तो एक कोई ऑफिसर थे वहाँ पे, रिटायर्ड। हाँ, और वो वहाँ के बड़े इम्पोर्टेंट आदमी थे। तो पुरुषोत्तम जी बता रहे थे कि वो जब उनको लेके गए, और हम लोग ये सोच के गए कि बहुत इम्पोर्टेंट आदमी को हम लेके जा रहे हैं और कहेंगे कि भाई इसको ले आए तो बहुत अच्छा। तो वो जब इंट्रोड्यूस कराए कि ये है और ये अफसर थे, अब ये यहाँ आ गए हैं, तो उनका पहला जो सवाल था कि आपका जो रजिस्टर है उस पर लाइन खींच के और सबके नाम लिखना आप स्टार्ट कीजिए। तो पुरुषोत्तम रूपाला इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लेना है और कौन आदमी किस चीज़ के लिए सक्षम है। ये उस समय हमें समझ में आया कि वो इस बात से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुए कि हम किसको ला रहे हैं, कौन इम्पोर्टेंट है। इमीडिएट उनके ये समझ में आया कि इनका काम क्या है,
तो आप लाइन खींच के और उसमें नाम डालिए। और सच बताएं तो ये जो रजिस्टर में नाम डालना और रजिस्टर मेंटेन करना पार्टी के लोगों का, रिकॉर्ड कीपिंग उस समय कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर ना होने के बावजूद रिकॉर्ड कीपिंग रखना और हर वर्कर के एसेट के बारे में पता करना कि वो इसके पास दुपहिया वाहन है, ये सक्षम है, ये फोन है, इसके पास साइकिल है, कार है। तो उससे क्या होता था कि वो कहीं उसको जाना होगा तो कैसे उसको इमीडिएट हम फोन से ये बोल सकते हैं कि तुम जाओ। तो ये रखना, ये वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, आप देखिए ये रिकॉर्ड कीपिंग ये सब बता रहे थे। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ लगी जो मैंने शुरू में, कि एक चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से सीखी, और उस चीज़ को आप रेखांकित करते हैं कि नोटेबलाइजेशन। जी, नोटेबलाइजेशन। ये जो नोटेबलाइजेशन का फॉर्मूला है, ये बताइए क्या है? नोटेबलाइजेशन क्या होता था? कांग्रेस में कार्डर तो था नहीं, मास पार्टी थी। आखिरी चैप्टर में फिर वो विस्तार से उसका जिक्र भी होता है। जी, इसमें क्या होता था कि जैसे कोई राजा है कहीं का, तो कांग्रेस उसको अपने आप ले लेता था। प्रभावशाली व्यक्ति है वहाँ पे और इन्फ्लुएंशियल है, जैसे मान लीजिए कोई जमींदार है, कोई आर्टिस्ट है, इस तरह के लोगों को ले के और एक अम्ब्रेला टाइप का हो जाता था। वो बीजेपी ने अगर सीखा है तो वहाँ से सीखा है। और आपने बाद में देखा होगा कि इस तरह के बहुत से लोग धीमे धीमे बीजेपी में आने लगे। 3-fold स्ट्रेटजी की हमने बात की है, जिसमें एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें कि कार्डर आप लाते हैं, और जो संगठनिस्ट मेथड है, सेकंड ये है जो आपने विस्तार से चर्चा की, और थर्ड ये है कि हम कोई ऐसे आदमी को लाएं जो कि लोकल इन्फ्लुएंस रखता हो, लेकिन वो कोई फैमिली उसकी रॉयल फैमिली या इस तरह का ना हो। तो उस तरह के आदमी को ले आए और उसको इलेक्शन में आप इंट्रोड्यूस किए और इलेक्शन वो जीत गए। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये 3-fold था कि यानी किसी आदमी को हम देख लें और उसका कौन सा काम अच्छा है, उससे हम वो काम लें। तो ये 3-fold स्ट्रेटजी का हमने जिक्र किया है। अच्छा, तो ये तो संगठक की बात हो गई। उसी क्रम में जब ये दिल्ली आ जाते हैं और अलग अलग राज्यों के प्रभारी बनते हैं, हिमाचल प्रदेश और इन सब का जिक्र है। मध्य प्रदेश का वो नारा बड़ा दिलचस्प था, 1 वोट में 2 प्रदेश। हाँ, लेकिन वो अगर हम चुनावी नतीजे की दृष्टि से देखें तो सफल नहीं रहा। तो क्या वो कुशाभाऊ ठाकरे स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का समन्वय नहीं हो पा रहा था? टसल तक क्या था वो? नहीं, टसल नहीं था। दरअसल उस समय तक कांग्रेस 1998 के विधानसभा चुनाव की बात है। हाँ, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह स्ट्रॉन्ग सीएम थे। 5 साल कार्यकाल पूरा कर चुके थे। 5 साल कार्यकाल उनका हो चुका था। और दूसरा ये भी था कि उन्होंने जो पॉपुलर लेवल पे सोशल वेलफेयर स्कीम्स उनकी लोगों में एक्सेप्टेबल थी, स्पेशली अर्बन एरियाज में तो नहीं, अर्बन एरियाज में तो शिकायत हो रही थी, रूरल एरियाज में। तो एक तो उनका बेस स्ट्रांग था, दूसरा ये था कि ओल्ड वर्सेस न्यू ये भी वहाँ के बीजेपी में चल रहा था। यानी ओल्ड गार्ड सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र सकलेचा, हाँ, कैलाश जोशी सब लोग थे, विक्रम वर्मा जी। हाँ, तो ये अपना जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप देखिए तो ट्राइबल एरियाज में इन्होंने जो वोट्स लिए और ट्राइबल एरियाज में जो बेस बनाया वो बाद में काम आया। पर हाँ, इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो वो ये नहीं लगा कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे, और वो साफ नज़र आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि उस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर को लेके लोगों में एक ये था कि, और स्पेशली गांव के क्षेत्र में, तो वो एक इमीडिएट टर्म्स में अगर आप देखें तो ये लगेगा कि इमीडिएट फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 85 के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा होगा कि उसमें तो ज़बरदस्त जीत हो गई और उसमें दोनों स्टेट चले गए। तो हाँ,
दूसरा एक और उसमें चीज़ थी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरियाज ये लो हैंगिंग फ्रूट्स थे। यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट पे आप इलेक्शन जीत जाते थे, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं होता था, आपको उसको अपने फोल्ड में लेना होता था जी। और ये इनके फोल्ड का नहीं था। बीजेपी के फोल्ड में ये वाला जो सेक्शन था वो नहीं था, लेकिन एमपी में धीमे धीमे वो सेक्शन आता गया। तो एमपी में वो भी चेंज हो रहा था और जिसके सूत्रधार यही थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा है। अच्छा, ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई जानकारी थी। ये युक्ति हमने टीवी में देखी है और नेताओं के मामले में सुनी है कि नेता जब बीमार होते हैं सिर्फ तभी बीमार नहीं होते हैं, कई बार वो दूसरी वजहों से भी बीमार होते हैं या खबर की जाती है कि वो बीमार हैं। अमूमन हमने देखा है कि रेड पड़ती है तब एकदम से नेताओं को चेस्ट पेन की शिकायत ही सब होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी का टिकट काटने के लिए बीमार पड़े थे, सिविल अस्पताल में भर्ती हुए थे अहमदाबाद के। वो क्या प्रकरण है? नहीं, वो दरअसल क्या हुआ था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और उसमें एक टिकट को लेके, और वो इनका था हरेन पांड्या का एलिस ब्रिज की सीट थी जो उन्होंने खाली नहीं की थी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वजूभाई वाला ने फिर खाली की थी राजकोट 2 की सीट। जी जी, तो एलिस ब्रिज वाली सीट थी, उसमें कुछ ये चल रहा था, लेकिन अचानक ये हुआ कि सीएम की हेल्थ अच्छी नहीं है और वो एडमिट हुए। तो एडमिट हुए तो ये उस समय रिपोर्टर्स, हम जितने भी लोग रिपोर्टर्स थे, उनका ये असेसमेंट था कि शायद ये इसीलिए हुए कि एलिस ब्रिज की सीट वो नहीं देना चाहते थे, उनको लग रहा था कि ये ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी चाह रहे थे कि वो एलिस ब्रिज से हरेन पांड्या का टिकट काटें। नहीं, मतलब वो टिकट देना नहीं चाहते थे। और टिकट में डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर चीफ मिनिस्टर का आप से नहीं रखेंगे और दिल्ली से बांटेंगे तो ये शायद दिक्कत होगी। एक ये भी था कि आप मतलब सीएम ही अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं। तो ये था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ऐसे आदमी को आप दे दें जो कि दिक्कत करेगा या दिक्कत जिसने किया भी है पहले। तो वो एक संदर्भ आया। केशुभाई पटेल के आदमी थे, उन्होंने विधानसभा में सीट खाली की। केशुभाई पटेल के आदमी नहीं थे, वो एक कहीं ना कहीं एक डिसोनेंस थे। चैलेंजर तो हम नहीं कहेंगे, डिसोनेंस था। मतलब जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर था, और 2001 और 2 में चूँकि रॉयट्स और पोस्ट रॉयट्स वाली स्थिति थी, तो बहुत अच्छी स्थिति ऐसी नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में जिसको ये कहा जाए कि बड़ा स्मूथली सब कुछ हो रहा है। अच्छा, और एज ए सीएम इनका भी टाइम कोई ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इनको ये अंदाज़ था कि टिकट्स ऐसे लोगों को ना हो जिसमें कि बाद में दिक्कत हो। और एक डाउन द लाइन एक वो भी होता है कि आपका इन्फ्लुएंस भी होता है। तो ये एक फैक्टर्स थे जो हम लोग ने उस समय असेस किया था। और इधर से अटल अडवाणी कह रहे थे कि उनको टिकट दीजिए। ये चीज़ें नोन नहीं है, लेकिन ये था कि नहीं, आपने किताब में जिक्र किया है, जो कि नहीं, हमने बुक में जिक्र किया है कि सेंट्रल लीडरशिप जो थी जी, उसका इंसिस्टेंस था कि एक टिकट में क्या है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक टिकट जो था वो ये था कि अगर एक टिकट मैसेज सही, संदेश सही नहीं देगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो वो एडमिट हुए और उसके बाद जो दोबारा टिकट हुआ उसमें एलिस ब्रिज का नाम हट गया। तो वो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें कि ये जो हमने इंसिडेंट दिया है वो उसके संदर्भ में। अच्छा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली चुनावी विजय हासिल करते हैं और हम लोग वो वाले भाषण सुनते हैं, जेम्स माइकल लिंगदो, क्योंकि लिंगदो उस समय इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने डिले किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में अभी नहीं है। क्या ये बीजेपी के लिए कुछ दिनों पहले गोवा कार्यकारिणी तक ये चल रहा था, एक सेक्शन कह रहा है मोदी को हटाओ, दूसरा कह रहा है मोदी को बने रहने दो, फिर फ्री हैंड देना और मनमाफिक रिजल्ट आना, इसने उनकी पोजीशन को सीमेंट कर दिया था। क्योंकि आप देखते हैं इसमें कि मंत्रिमंडल की बैठक में कोई इस्तीफा दे रहा है, जो पुराना ओल्ड गार्ड था, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, ये सब, वो तब भी नरेंद्र मोदी की मुखालफत कर रहे थे स्टेट में। मुखालफत तो कई स्टेज पे होता रहा, 2007 के इलेक्शन के पहले तक होता रहा।
तो लेकिन वो इंटरनल जो पार्टी की दिक्कतें होती हैं या पार्टी में जो एक यूं कहिए एम्बिशन का जो झगड़ा होता है, वो तो कई जगह कई रूप में आता रहा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि ये उसको ओवरकम करते रहे, उस पर बात नहीं करते थे। मुझे याद है कि मैं 2004 के बाद की बात है, 5 के आसपास की बात है, अटल जी ने एक इंटरव्यू दे दिया था। मनाली म्यूजिंग्स, मनाली म्यूजिंग लिखा नहीं था, मनाली में उनका एक इंटरव्यू किसी टीवी जर्नलिस्ट ने किया था जी। जून 2004 की बात है। हाँ, इलेक्शन हारने के बाद की बात जी है। बिल्कुल, मई में नतीजा आया, जून की बात। हाँ, तो जिसमें उन्होंने कहा कि शायद हम गुजरात में अगर सरकार हटा देते तो ठीक होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और मैं स्टार में आ गया था, स्टार न्यूज़ में था उस वक्त, तो मैं गया था इनका इंटरव्यू करने। और मुझे याद है कि मैं सवाल लेके गया था कुछ और, लेकिन जवाब इनके बिल्कुल डिफरेंट थे। वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, वो कहीं पे भी वो सुफलाम स्कीम, बाकी सारी स्कीम बोल रहे थे। मैं जब अटल जी पे आऊँ वो धीमे से कहते हैं नहीं भैया, वो हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इनको जो बोलना था वो वही बोलते थे। पार्टी के इंटरनल जो वो होते थे उस पर ये कभी बात ही नहीं करते थे, मीडिया में या कहीं पे भी। तो ये एक मेथड था जिसके ढंग से आप ये बोलते थे कि पार्टी के इंटरनल जो दिक्कतें हैं वो हम आपस में झेलेंगे, वो हम बाहर नहीं करेंगे। लेकिन जो अपोनेंट्स थे वो अक्सर बाहर करते थे। तो यहाँ पे ये जो एक ढंग था ये बिल्कुल अलग ढंग था, और यही रीज़न था जो कि ये लगातार पार्टी में स्थिति भी इनकी अच्छी रही, कंसोलिडेट करते रहे। संघ से ऑब्जेक्शन हुआ, मजदूर संघ और किसान संघ। वो अहमदाबाद में भी जब अतिक्रमण हटा रहे थे, कई मंदिरों को हटाया, कई वीएचपी ने, हाँ, अशोक सिंघल समेत कई लोगों ने, वीएचपी ने ऑब्जेक्शन किया। और अभी हाल में उनका एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि अगर आपके इंटेंशन सही है और उसके बाद अगर आपने स्टेप्स लिए हैं और वो लोगों को दिक्कत भी हो रही तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो एग्जाम्पल था मेरे सामने। मैं इंटरव्यू कर रहा था और करीब वो इंटरव्यू बड़ा लंबा चला, तो एक जगह से जा रहे थे जहाँ पे देखे कि हाउसेस कई डिमोलिश हो रहे थे। जी, ये बात है आपके 2012 वगैरह की। और ये जो वाइब्रेंट गुजरात होता है ना, जी, उसके जस्ट बाद, जिसमें काइट फ्लाइंग होती है, पतंग उड़ाया जाता है, मकर संक्रांति, वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो कार में बैठ के इंटरव्यू वो चल रहा था और मैं लिख रहा था। तो एक जगह हमने देखा कि हाउसेस कई थे जिनको कि, तो हम अचानक देख के चौंके। हमने कहा कि ये हाउसेस, तो कहते हैं हाँ, इसी ढंग से हमारे यहाँ काम होता है, और देखिए कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वो रोड वाइडन कर रहे थे और हाउसेस हटाए जा रहे थे और कोई वहाँ पे शोर नहीं हुआ। तो ये इतना समझना कि हम अगर सही इंटेंशन से कर रहे हैं, मंदिर भी हटा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो नहीं हुई। क्योंकि अब बात के इलेक्शन में देखिए तो लाख कैंपेन के बावजूद ये इम्प्रेशन नहीं आया कि इनको हराना है। तो ये इम्पॉर्टेंट थी। इसी संदर्भ में हमने लिखा है कि सोशल साइकोलॉजी इंडिया में गांधी के बाद अगर किसी आदमी ने समझा है, वो इन्होंने समझा है। सोशल साइकोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे ग्राम ज्योति योजना, फीडर को अलग करना और मुफ्त बिजली बंद करना, हाँ, और उसमें वो प्रेशर, क्योंकि अभी ये बहुत है कि साहब किसानों का विरोध हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इनके सामने भी वो चीज़ आई थी, बहुत आया था। मुझे याद है 2007 के इलेक्शन में मैं टूर कर रहा था और मैं कन्विंस था कि इलेक्शन हार जाएंगे 2007 में, एंड आई वाज रॉन्ग। 2007 में मैं घूम रहा था गांव के एरिया में और लोगों में इतना रिजेंटमेंट था इसी बिजली को लेके, क्योंकि मुकदमे हुए थे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी, 60,000 से ज्यादा के चालान कटे थे, बहुत केस हुए थे। और उनके ऑफिसर्स कह रहे थे कि सर इस समय क्यों कर रहे हैं। हमें तो इस इंटरव्यू के दौरान कुछ ऑफिसर्स ने बताया
कि वो बोल रहे थे कि सर इस समय मत करिए क्योंकि इलेक्शन है, तो हंस के इन्होंने कहा कि आप इलेक्शन की चिंता छोड़िए, जो सही है वो करिए। तो अच्छा, और मैं एज ए रिपोर्टर मैं घूम रहा था स्टेट में और मैंने लिखा और मुझे लग रहा था कि मैं ये हार जाएंगे इलेक्शन, लेकिन आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और बाद में हमने एडमिट किया, ये ऑन रिकॉर्ड एडमिट किया कि नहीं, हमें नहीं समझ में आया स्टेट का इलेक्शन। तो ये समझना, मतलब बाहर का एक आदमी अगर आके देख रहा है और उसको लग रहा है कि ये रिजेंटमेंट बहुत है, तो सोशल रिजेंटमेंट का लेवल समझना, उसको कंटेन करना। इस संदर्भ में हमने ये बात कही थी कि साइकोलॉजी, सोसाइटी की जो साइकोलॉजी है, वो जितना अच्छा ढंग से ये समझते हैं, उतना हमें नहीं लगता है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में कोई दूसरा नेता हमने देखा है। क्या इसकी वजह है? संघ की ट्रेनिंग जिसमें घूमने पर और संपर्क पर बहुत जोर है, या ये इकलौता उदाहरण है जो पहले संगठन मंत्री रहे तो उस लिहाज से बहुत घूमा और ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, फिर पार्टी में आए, फिर सीएम रहे, उसकी वजह से वो लंबा अनुभव? क्या देखिए, संघ की ट्रेनिंग तो बहुत लोग को है और बहुत लोग बहुत ज़्यादा घूमे हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत घूमे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ है। मतलब हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताएंगे। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ गुजरात के साउथ एरिया में, सूरत या इसके आसपास की बात है, और रात में वो हुआ था, 3 बजे या 2:30 बजे ऐसे हुआ था। तो वहाँ पे एक गांव का आदमी जिसको आवाज़ सुनाई पड़ी, वो आप देखिए किस तरह से लोग अप्रोच करते हैं। उसने चीफ मिनिस्टर ऑफिस फ़ोन किया और चीफ मिनिस्टर ऑफिस फ़ोन करके वो कहता है कि हमें सीएम से बात करनी है। टेलीफोन की ड्यूटी पे जो होता है उसने कहा सो रहे हैं, तो कहा नहीं बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो जब संघ में थे तो मेरे घर आए थे और हमने कुछ आवाज़ सुनी है और कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो उसने कहा अच्छा रुको, और उसने उठा दिया। अब देखिए, मतलब चीफ मिनिस्टर को एक टेलीफोन ड्यूटी और एक ऑर्डिनरी गांव का आदमी फ़ोन करके कहता है और वो उठा देता है। ये आते हैं फ़ोन के लाइन पे और पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ? तो कहा कि साहब हमने हमारा नाम ये है और आप जब कोई ईयर बताया कि उस ईयर में आप आए थे तो मेरे घर आए थे। तो उन्होंने कहा हम आए थे आपके यहाँ। तो कहा कि ये जो है कोई हादसा हुआ है और मैंने आवाज़ सुनी है और जो आवाज़ बहुत तेज है। तो पूछा कि आवाज़ आपके आसपास क्या है? तो कहा साहब हमारे आसपास एक ट्रेन की लाइन है और तो कुछ है नहीं, लेकिन पता नहीं क्या है ये। तो कहा अच्छा ठीक है आप सो जाइए। और उसके बाद इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो आपके रिलीफ ऑपरेशंस के लोग होते हैं उनको एक्टिवेट करना, रात में 3 बजे ही। और सुबह तक उस स्पॉट पे, ट्रेन एक्सीडेंट था, उस स्पॉट पे आपके सारे लोग मौजूद होते हैं और सारे जो विक्टिम्स होते हैं और जो इंजर्ड होते हैं उनको लेके चला जाते हैं। अब ये एम्पावरमेंट ये कोई ट्रेनिंग से नहीं आता है, ये आपका एक इंस्टिंक्टिव होता है, आप में होता है वो क्षमता। तो ये क्षमता है। तो ये एक किस्सा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये हमें पता चला इसी दौरान, तो हमें लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट। देखिए, आप इसकी सोशल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। पटना में अक्टूबर 2013 की रैली में ब्लास्ट होता है और स्टेज से ही कहा जाना, अरे भाई उत्साही कार्यकर्ता पटाखे ना चुराएं ताकि स्टैम्पीड ना हो। मैं था वहाँ पे। आप उस रैली में थे? मैं उस रैली में था और मुझे पहली बार अपने रिपोर्टिंग के अनुभव में लगा कि मैं जिंदा घर नहीं पहुँचूंगा। जिस तरह से ब्लास्ट हो रहे थे और आईईडी का ब्लास्ट हमें समझ में आ रहा था। अच्छा, आप लोग तो प्रेस वाली जो डी के पास बनता है, प्रेस वाली डी के पास थे, लेकिन ब्लास्ट तो बिल्कुल बगल में हो रहा था और हमें ये भी नहीं मालूम था कि जिस डी में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो लगाया गया है, उसी डी के नीचे ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि पूरे जो एरिया में वो आईईडी ब्लास्ट हो रहे थे। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे न्यूज़ रूम में उस वक्त के बिहार के जो डीजीपी थे, अभयानंद जी, हाँ। वो आए थे और उन्होंने कहा था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी लैंड किए, उनको फौरन सूचित कर दिया गया कि स्लीपर सेल एक्टिव है, बॉम्ब प्लांट किए गए हैं
और रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, हम बाकी जगह कर रहे हैं, पर ही सेड कि नहीं, रैली तो होगी और लाखों की संख्या में लोग भी आए हुए थे, उनको एकदम से डिस्पर्स करना मुमकिन भी नहीं था। एंड देन अभयानंद जी सेड कि हम इस बात को लेकर श्योर थे कि हम मुख्यमंत्री को कुछ नहीं होने देंगे, उतना एरिया हमने पूरी अपनी बैकवर्ड कैलकुलेशन की ये इतने को तो हमने छावनी बना के रखा है। पर आपकी किताब में पढ़ता हूं तो आप लिखते हैं कि पुलिस एब्सेंट थी। नहीं, वहाँ तो अब उसमें अभयानंद जी उस समय क्या कर रहे थे हमें नहीं मालूम है। अभयानंद जी से हम उसमें बात भी किए थे, लेकिन असलियत ये थी कि वहाँ एसएसपी भी नहीं था और अरुण जेटली जो स्टेज पे थे वो उस समय मिलना चाहते थे कि कोई सीनियर ऑफिसर आए, तो एक कोई एएसपी रैंक का ऑफिसर था जो कि धीमे से निकल गया, तो अरुण जेटली जी की बात भी नहीं हो पाई। और वो तो अजीब सी स्थिति थी, मतलब आपको बताएं तो पूरी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज भीड़ संभाल रही थी और भीड़ इतनी थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मौर्या होटल में मैं रुका था, मैं निकल के चला जाऊं, क्योंकि ये पक्का लग रहा था कि कुछ हुआ तो स्टैम्पीड होगा और हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जिस तरह का संयम दिखाना, वहाँ पे रैली में ये कहना कि उत्साही लोग हैं, जबकि हम साफ समझ में आ रहा था कि हमें फ़ोन आ रहे थे कि क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। हाँ, कि ये पटाखे नहीं है, आतिशबाजी नहीं है। हाँ, वाइफ मेरी फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन कर रही थी कि आप सेफ़ हैं, तो हम बोल रहे थे कि हाँ सेफ़ हैं, लेकिन हम अंदर से हम हिले हुए थे कि हमें भी लग रहा था सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर एक जगह ब्लास्ट वहाँ पे हो जाता उस डी एरिया में तो आप गए थे। तो उस स्थिति में वहाँ से ये बोलना और ये कहना कि आप लोग यहाँ से जाए तो पॉवर्टी के अगेंस्ट आपका वॉर है, मुस्लिम और हिंदू से नहीं है, तो वो संयम रखना वो अपने आप में अद्भुत था और वो हम देख रहे थे कि स्टेज पे रखा गया। लेकिन बिहार सरकार ने उस समय जो किया था वो तो मतलब अक्षम्य था और हमें नहीं लगता है कि वो उसी के बाद आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन रिजल्ट आए वो उसी का असर था, तो वो तो साफ दिखाई दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इम्प्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने एक चीज़ रेखांकित की कि 1998 में जब एक लंबे इंतज़ार के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, जिसमें मुखिया भी उनका, और वो 13 दिन का वैसा एक अपवाद छोड़ दें जिसमें पता ही था कि बहुमत जुटना मुश्किल है, तो 98 में वो इंतज़ार पूरा होता है। 1951 के भारतीय जनसंघ से शुरू हुआ और सब लोग संगठन के सरकार में आ जाते हैं और संगठन प्राथमिकता में कहीं पीछे रह जाता है। 2004 तक हम वो देखते हैं, अध्यक्ष तेजी से बदले जाते हैं, जना कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, कुशाभाई ठाकरे, ये सब चलता रहता है। 2014 में हम देखते हैं कि सरकार में तो आते हैं पर संगठन प्राथमिकता में बना रहता है, सब जगह दफ्तर बनाओ, 2015 में मेंबरशिप ड्राइव शुरू करो, वो सब चीज़ें। इसमें प्रधानमंत्री किस तरह से इन्वॉल्व थे? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, कांग्रेस की भी ये दिक्कत रही है कि इंदिरा गांधी के बाद संगठन जिस तरह से ख़राब हुआ, संगठन और सरकार, इसका भेद इतना बड़ा हो गया कि संगठन सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी क्या है, एक तरह से लगता था कि ठीक है ये भी है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हर पार्टी के साथ ये दिक्कत होती है कि जब सरकार और संगठन दोनों में वो होता है तो सरकार ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नरेंद्र मोदी एज चीफ मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों चीज़ों में इन्होंने क्या किया है कि ये अलाइनमेंट होता है सरकार और संगठन का, सीमलेस अलाइनमेंट, और वो अलाइनमेंट स्टेट में भी था और जब नेशनल लेवल पे आए तो वो भी था। इसीलिए आप देखते होंगे कि प्रोग्राम्स जितने होते हैं सरकार के होते हैं, लेकिन उसको लेके जाता है बीजेपी का जो संगठन का व्यक्ति है, और इससे होता क्या है कि लगता है कि सरकार और संगठन का पेज एक ही है, मतलब वो एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, जो कि बाकी अगर आप उसमें देखें तो नहीं था।
और इवन अटल जी के केस में भी अगर आप देखें तो संगठन कहीं ना कहीं गौड़ होता गया था, जबकि ये संगठन अलग तरह का संगठन है, कार्डर बेस्ड संगठन है। इस पे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि कार्डर तो इनका स्टील फ्रेम है, नेता आएंगे नेता जाएंगे, कार्डर रहेगा और स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होने के बावजूद अटल जी के टाइम में जो आपने जिन बातों का आपने उल्लेख किया वो वही था कि कार्डर और सरकार इसके बीच में एक गैप होता गया। यहाँ वो गैप नहीं होने देते हैं। आप देखिए लगातार आप जरा किसी पार्टी के लोगों से बात करिए तो वो ये कहते हैं कि साहब मेरे पास इतना काम है कि मेरे पास सांस लेने का भी वो नहीं है। हर समय कोई ना कोई काम होता है उनके पास, तो या तो पार्टी का काम होगा नहीं तो सरकार की कोई स्कीम होगी जिसको लेके आपको गांव में जाना होगा। मंत्री परेशान हैं जी, क्योंकि मंत्रालय का काम और साथ में जो प्रवास दे दिया गया है जिन लोकसभा सीटों पर हारे हैं, तो आप इस बात से तो मैं सहमत हूँ। और इसका एक दूसरा पक्ष ये है जो वो कहते नहीं हैं, ओवरवर्क्ड महसूस करते हैं मंत्री भी और पार्टी के लोग भी, कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम नहीं वो उसमें उनका एक कहना बड़ा साफ है कि सरकार या पद जो है वो इसलिए नहीं होता है कि आप सिर्फ उसको एंजॉय करें, पद के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो जिम्मेदारियां अब वो रीइंफोर्स्ड होती जा रही हैं, तो लोग उससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम तो आम लोगों की बात कर रहे हैं जो पार्टी में हैं, अगर आप उनसे बात करिए तो वो बता रहे हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये इसीलिए वो अलाइनमेंट जो आप देखते हैं वो अलाइनमेंट है। दो तीन चीज़ें मुझे इसमें सर बड़ी दिलचस्प लगी। हमें ये तो पता है कि गोवा में एक दफ़ा आडवाणी जी ने मोदी जी को बचाया, और दूसरा गोवा भी पता है 2013 का, जब आडवाणी जी गए ही नहीं और मोदी जी को वहाँ पर चुनावी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अनाउंस कर दिया गया। और वो भी पता है कि जब संसदीय बोर्ड ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तब भी आडवाणी जी गए, फिर मोदी जी जाके उनका आशीर्वाद लेते हैं। एक चीज़ मैंने नई नोटिस की इसमें कि जब आडवाणी एक राजनीतिक संकट में थे तब नरेंद्र मोदी भी उनके बचाव के लिए आए बतौर मुख्यमंत्री गांधीनगर से दिल्ली, जिन्ना वाले केस में। जिन्ना वाले केस में जिन्ना वाले केस में क्या हुआ था कि जिन्ना का पाकिस्तान में जब उनका स्टेटमेंट आया सरोजनी नायडू के हवाले से, सरोजनी नायडू का रेफरेंस दिया था, हाँ। एम्बेसडर ऑफ पीस एंड, तो वो जब उन्होंने लिखा तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको लेकर रिएक्शन हुआ, खुद पार्टी के अंदर बिदक गए थे पार्टी लोग। के अंदर। तो सुषमा जी को फ़ोन किया गया था और सुषमा जी से कहा गया कि आप एक प्रेस को वो करके ब्रीफ करिए। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ये स्टेटमेंट का बहुत एडवर्स रिएक्शन है। और उसके बाद आडवाणी जी आए और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर इस्तीफ़ा वापस लिया। ये सारे किस्से तो नोन हैं। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो ऑलमोस्ट ये बात पक्की थी कि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। 2005 की बात, 2005 की बात है। ये लगने लगा कि इस्तीफ़ा, क्योंकि आरएसएस बहुत नाराज़ था, आरएसएस के लोग कह रहे थे, इसलिए भी नाराज था कि ये नेता प्रतिपक्ष भी हैं और ये वेंकैया नायडू को इस्तीफा दिलवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। वेंकैया नायडू तो अपनी वजह से इस्तीफा दिए थे, लेकिन दोनों पोस्ट, जबकि सिंगल पोस्ट वाला थ्योरी चल रही थी, तो 2 पोस्ट इनके पास थे, आडवाणी जी के पास। तो वहाँ पे फिर ये चलने लगा कि इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा। तब एज अ चीफ मिनिस्टर ये आए यहाँ पे और लोगों से मिले और कहे कि ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आडवाणी जी संघ के विचारों के साथ जितना उनका आइडेंटिफिकेशन है उतना किसी और का नहीं है। तो इन इश्यूज़ पे इस्तीफ़ा, और वो इनका अपना आर्गुमेंट था और वो आर्गुमेंट लोगों ने माना। फिर ये हुआ कि इस्तीफ़ा एक बार उनको दे दिया जाए कि आप इसको रिव्यू कीजिए, और आडवाणी जी को, वो आपको याद होगा, वो इस्तीफ़ा वापस दिया गया कि आप इसको दोबारा सोचिए। तो आडवाणी जी ने वो रख लिया और उसके बाद कहा कि ठीक है, हम नहीं दे रहे। तो कुछ महीने तक हुआ, फिर ग्रेसफुल एग्जिट हुआ राजनाथ सिंह। ग्रेसफुल एग्जिट हुआ, राजनाथ जी आए और राजनाथ जी, बॉम्बे का अधिवेशन था,
उसमें राजनाथ जी अध्यक्ष बन गए और आडवाणी जी हट गए। और फिर 2009 में आडवाणी जी के उसमें इलेक्शन लड़ा गया। तो लेकिन इलेक्शन का आपको याद ही होगा, पीएम इन वेटिंग, और उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। और फिर 2009 के बाद फिर धीमे धीमे जैसा टाइम अपना कोर्स लेता है वैसा हुआ। चलिए, अभी इस बातचीत को आखिरी पड़ाव पर ले चलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी अपने हिस्से की मेहनत करें और इस किताब को पढ़ें। तो प्रसंग तो बहुत सारे हैं। जो आखिरी में आप पार्टी के स्ट्रक्चर की तुलना करते हैं और उसमें हवाला आता है कि कांग्रेस का चैलेंजर कौन होगा। ये 40s में पॉलिटिकल साइंटिस्ट देख रहे हैं और तब वो आरएसएस का जिक्र करते हैं। और उसके बाद पार्टी बिल्डिंग को लेकर जो तुलनात्मक अध्ययन हुआ कि भाई ये ना तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जैसे हैं और ना कांग्रेस जैसे हैं, बीच में कुछ हैं। और जिन आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जिक्र कर रहे थे, वो फिर के.आर. मलकानी का वो लेटर जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में बताइए, क्या थ्योरी लेके चले ये कुरन जूनियर की एक बुक है जो कि आरएसएस को 52 और 53 में उन्होंने उसको वो किया था। तो उस समय उन्होंने एक थ्योराइज किया था कि ये सबसे ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखिए तो जनरल एक व्यू था, क्योंकि उस समय तो बीजेपी जब बीजेएस बाद में आया तो बीजेएस के बारे में लोगों ने लिखा। और बीजेएस मतलब भारतीय जनसंघ। तो जनसंघ जब आया तो जनसंघ के बारे में जब लोगों ने लिखा तो ये लिखा कि उस समय राइटिस्ट फोर्सेस में भी कई ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि इनसे ज़्यादा जो प्रो हिंदू थे। करपात्री जी की राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा थी। ये सब राइट विंग एजेंडा ज़्यादा तीखा लेके चलते थे। मतलब उसमें सीधा होता था हिंदू गोरक्षा आंदोलन। जैसे और सब हिंदू महासभा में तो नॉन हिंदूज को अलाउ ही नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बिना पर छोड़ी भी थी। हाँ, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी में बीजेएस में अलाउ किया था। हाँ, जनसंघ में अलाउ किया था। वो पत्र है उनका स्पीच भी है। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की पार्टी नहीं हो सकती जो कि आप इस ढंग से अलग कीजिए। उसका थीम एक हो सकता है हिंदू का, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि लोगों को एक्सक्लूड किया जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि कोई आदमी कोई पार्टी जो कि पोटेंट थ्रेट हो सकता है, वो बीजेएस हो सकता है और आरएसएस हो सकता है, बाकी लोग नहीं हो सकते हैं। तो अच्छा, वो उस समय जब कहा था, उस समय वाकई में आपको सच बताएं तो जनसंघ और आरएसएस थ्रेट बिल्कुल नहीं लगता था। उस समय बाकी पार्टीज, सोशलिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां और बाद में स्वतंत्र पार्टी बनी, ये सब वो ज़्यादा वो लगते थे इम्पोर्टेंट, और उसमें जो लोग थे वो ज़्यादा बड़े थे। लेकिन उस समय की बात जब आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तब लगता है कि नहीं, वो लोग सही कह रहे थे। और उसमें एक जगह आपने शायद देखा होगा कि सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों में रिजोल्यूशन होते हैं तो कैसे एक्सेप्ट होते हैं। कांग्रेस में उदाहरण दिया कि यहाँ पे कार्यकर्ता भी खड़े होकर विरोध कर सकता है रिजोल्यूशन का, वो वाला प्रश्न। हाँ जी। बीजेएस में, जनसंघ में रिजोल्यूशन को अपोज करने के लिए कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, जबकि सोशलिस्ट में बहुत लोग खड़े हो जाते थे, कांग्रेस में कोई नहीं खड़ा होता था। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये इंडिकेट करता है कि इस पार्टी में अपोजिशन के बावजूद जब पास हो जाता है तो उसी को फिर लेके चलते हैं। ये क्षमता दूसरी किसी पार्टी में नहीं है। तो ये उसको हम उठा के लाए थे कि जब वो हमने बुक्स देखी तब हमें लगा कि ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है और ये उठाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि इंटरनल पार्टी में डिबेट का स्कोप नहीं है, तो उसको मतलब उसको साफ करने के लिए कि नहीं, एक ये भी ऑब्जर्वेशन था। एक मेरी आलोचना भी है किताब को लेकर। जी बिल्कुल। किताब का जब हम के शुरुआती हिस्से, बल्कि 3/4 किताब जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे एनेक्डोट्स और इंसाइट्स मिलते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो दिल्ली में हमें अप्रत्याशित लग सकता है, या नया कोई कि यार ये क्या कार्ड निकाल दिया। पर आपकी किताब पढ़ते हुए जब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये सब चीज़ें तो वो गुजरात में कर रहे थे, जिसका उन्होंने कैनवस बड़ा किया। अंबेडकर को भाजपा के द्वारा अंगीकार किया जाना, चाहे वो स्मारकों के स्तर पर हो या किसी और स्तर पर, दलित राजनीति में अपनी पैठ बनाना, चाहे वो राष्ट्रपति का नॉमिनेशन हो या तमाम दूसरी चीज़ें, हमें 2014 से दिख रहा है। लेकिन वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो योजनाएं चला रहे थे, बाबा साहब की पत्नी के नाम पर योजना, अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए योजना, वो दिखती है। सबका साथ सबका विकास एक नारे के रूप में आता है, लेकिन वो गुजराती में पहले से ही था। इलेक्ट्रिसिटी के रिफॉर्म्स ओवरऑल देश में दिखते हैं, वो वहाँ पर पहले से थे। तो ऐसी कई चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन 2012 के बाद नरेंद्र मोदी अपनी इंटेंट क्लियर कर देते हैं, जब वो उस तीसरी विधानसभा जीत के बाद हिंदी में भाषण देना चुनते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी गुजरात की जनता को नहीं, देश की जनता को संबोधित करना था। उसके बाद एक एसआरसीसी में मीटिंग भी जी, एसआरसीसी में वो फुल टाउन हॉल मीटिंग होती है, और तब वो पहली बार वो गुजरात मॉडल, खाखड़ा, फाफड़ा, पिज्ज़ा, वो सबका तुलना पेश करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के सामने। पर नरेंद्र मोदी को ये पता था कि देश के बाकी राज्यों में संगठन की स्थिति दुरुस्त नहीं है। आप कितनी वेव पैदा करोगे, अंततः तो आपको बूथ जीतना है, वो सब करना है। ठीक है, आपने अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेज दिया, बाकी जगह क्या? तो कई गैर पारंपरिक चीज़ें की जाती हैं। वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो एक टीम चल रही होती है ना, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, एक वो कैग चल रहा होता है, चाय पे चर्चा, ये सब चीज़ें। तो वो जो गैर पारंपरिक चीज़ें थी, जिसके ज़रिए संगठन का गैप भरने की कोशिश की जा रही थी, उस पर उतने विस्तार से, मतलब 2014 की तैयारी में पूरे देश में वो संगठन को कैसे लाएं, उस पर उतना विस्तार से बात नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि दरअसल क्या था कि वो एक एरिया बिल्कुल शोध का विषय है, वो छोटा विषय नहीं है। या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया, वो बिल्कुल वो एक डिफरेंट शोध है। हमने चूंकि इसका फोकस किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, कि बीजेपी के संगठन, अच्छा, और संगठन आप देखिए ना, वही जो हम कह रहे थे कि संगठन में किस तरह के लोग आए। आप असम के चीफ मिनिस्टर को कहाँ से कहेंगे कि आरएसएस के थे? यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो विचारधारा हो सकती है लेकिन संघ का बैकग्राउंड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि संघ से नहीं थे। तो आप नॉन ट्रेडिशनल एरियाज से लोगों को लाके कोऑप्ट करते हैं, और कोऑप्ट करने के बाद आप उनको अपने हिसाब से चेंज करते हैं। हमारा फोकस वो था कि हम कैसे उसको ले आए। तो हमने उन एरियाज़ पे, आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, उन एरियाज़ को हमने छोड़ दिया है। उस पर शायद कभी टाइम मिले या कभी उस तरह का होगा तो मैं चाहूँगा लिखना, या और लोग लिख रहे होंगे, क्योंकि और भी बुक्स आएंगी। पर वो एरिया हमने नहीं वो किया है, जितना ज़रूरत था उतना ही किया है, अदरवाइज संगठन पे ही फोकस किया है। और जो नोटेबलाइजेशन वाली बात है, वो तो जब 19 में शपथ हो रही थी और एस जयशंकर आए, फिर कुछ बाद हमने देखा अश्विनी वैष्णव, तो वो प्रोसेस तो अभी भी चल रहा है, नोटेबलाइजेशन। नोटेबलाइजेशन वो नहीं था, वो इनका इनोवेटिव जो मेथड है वो था। अच्छा। कि जयशंकर जो कि विदेश सचिव अफसर थे, उनको अचानक फॉरेन मिनिस्टर के रूप में ले आना, यानी पोटेंशियल पहचानना, और पोटेंशियल पहचान करके आपको ले आना, टेक्नोक्रेट्स को भी ले आना। ये जो क्षमता हमने, जो थर्ड इनका मेथड है, उसका इंडिकेटर था। तो ये उसका था। और हम जैसे अभी पिछले दिनों फरीदाबाद में वो माँ अमृता आनंदमयी के अस्पताल का उद्घाटन, तो आपने वो अलग से रेखांकित किया है कि ये जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, उनका प्रभाव, उन सबको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए अपनी गवर्नेंस के लिए, या अपने वो अद्भुत है। वो अगर आप देखिए तो नॉर्मली जो नेता लोग होते हैं वो इस एरिया को छोड़ देते हैं। स्पिरिचुअल जो एक वाइड एरिया है, जो कि उनका इम्पैक्ट जो होता है वो छोड़ देते हैं। लेकिन बीजेपी ने इसको नहीं छोड़ा। बीजेपी वैसे भी नहीं छोड़ती थी, ऑर्गेनाइजेशनली भी नहीं छोड़ती थी,
मोदी जी ने इसको थोड़ा सा धर्म और आगे संसद बढ़ा और के, सब चीजें थी, लेकिन उसको वो वीएचपी का था, बीजेपी का नहीं था, लेकिन वीएचपी उसी फोल्ड में आ जाती थी। तो लेकिन इन्होंने इंडिविजुअली उसमें किया, इंडिविजुअली उन स्पिरिचुअल जो सेंटर्स थे उससे अपने रिलेशंस रखे। बढ़िया। ये बातचीत अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बातचीत के क्रम में जो बातें कही गई वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। द आर्किटेक्ट ऑफ द बीजेपी, पेंगुइन ने इस किताब को छापा है, 599 रुपये कीमत है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसके जो ऑनलाइन संस्करण, किंडल इत्यादि एडिशन होंगे वो सस्ते होंगे। ये अलग से कहना पड़ता है क्योंकि विद्यार्थी बहुत देखते हैं इसको और उनकी शिकायत रहती है। इस किताब को आप पढ़ें तो बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय रही। अजय जी, आपने इतना समय दिया, समय निकाल के किताब लिखी और फिर इतना समय दिया बातचीत के लिए किताब वाला में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखते रहिए किताब वाला, और किन किताबों पर चर्चा होनी चाहिए ये भी सुझाते रहिए। शुक्रिया।